गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, है ना, और कुछ मटेरियल्स के ग्रुप और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन खरीदने जब मार्केट में जाते हो तो आपने देखा होगा कि आप किसके वेसल्स लेना पसंद करोगे, स्पेशली किसी मेटल के। फॉर एग्जांपल स्टील है और कॉपर है, एल्यूमिनियम है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप पेपर मेकिंग यूटेंसिल्स का यूज़ करो तो क्या आप पेपर से बने हुए बर्तन को खरीदेंगे? नहीं। उसका रीज़न ये होता है कि हमारा जो पर्पस होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आसपास की ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं, परचेस करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारा पर्पस होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको कुकिंग पर्पस के लिए आप हमेशा मेटल का यूज़ करोगे, नॉट अ वुड और पेपर। तो मटेरियल का सिलेक्शन उनके पर्पस के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो पर्पस के अकॉर्डिंग जब हम उनका यूज़ करते हैं यानी कि हमें उनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इसलिए हम आज डिस्कस करेंगे कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब दिखावा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं हमारे आसपास उनमें से स्पेशली आपने देखा होगा कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, अब मेटल्स क्या होते हैं? जो दिखने में हार्ड होती है, जिनका अपीयरेंस अच्छा होता है। ठीक है, और कुछ होती है नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब जिनका अपीयरेंस डल होता है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। ठीक है, और भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम अपीयरेंस से। तो आपने देखा होगा जितनी भी मेटल्स होती है उनका अपीयरेंस होता है शाइनिंग। ठीक है, मतलब हम किसी भी मटेरियल को पहचानना है कि अगर ये मटेरियल मेटल है या नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे? उसकी बॉडी या जिस भी सरफेस है वो शाइनिंग करेगी, शाइनिंग करती हुई नज़र आनी चाहिए। और स्पेशली मेटल के कलर सिलेक्टेड होते हैं, जैसे कि ग्रेइश कलर होता है। ठीक है, और शाइनिंग वाला कलर होता है, जैसा सिल्वर है, गोल्डन होता है। ठीक है, ये कुछ सिलेक्टेड कलर होते हैं, जैसे कॉपर का है, ब्रास का है। उसके अलावा बाकी मेटल्स के कोई इंडिविजुअली मल्टी कलर में नहीं आती। तो कुछ सिलेक्टेड कलर से हम उसे पहचान सकते हैं। और दूसरा उसकी स्किन या बोल सकते हैं उसकी सरफेस है वो शाइनिंग करती होनी चाहिए। जबकि हम नॉन मेटल की बात करें जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, तो इनकी सरफेस में शाइनिंग नहीं होती। तो अपीयरेंस वाइज भी हम किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक्टिविटी यहाँ पर गिवन है एक्टिविटी 5 में, जिसमें आपको एक वुड पीस लेना है, एक कॉपर का पीस लेना है, एक रबर लेना है, और एक पेपर लेना है, और एक एल्यूमिनियम रॉड लेना है, और एक सैंड पेपर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन सभी की सरफेस को रब करना है। किससे? सैंड पेपर होता है ना, जिससे आप उसके सरफेस को रब करोगे तो आप देखोगे कि इनमें से जो जो मेटल है उनमें शाइनिंग आ जाती है रब करने से, और बाकी सब डल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ऑलरेडी डल है और बाद में भी रब करने के बाद भी डल ही रहते हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे शाइनिंग होती है, और नॉन मेटल कैसे डल शो होती है। ठीक है, अब कुछ स्पेशल काइंड की शाइनिंग प्रेजेंट होती है मेटल के अंदर, जिसको हम कहते हैं लस्टर। ठीक है, लस्टर मतलब एक स्पेशल टाइप की शाइनिंग। ठीक है, नाउ मटेरियल जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन सभी की सरफेस शाइनिंग होती है, तो इसे हम कहेंगे लस्ट्रस मटेरियल। ठीक है, लस्टर मटेरियल मतलब शाइनिंग सरफेस, जिनकी सरफेस शाइन करती होती है। ठीक है, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे कि पेपर है, वुड है, प्लास्टिक, रबर, कॉटन, इस तरह के कुछ नॉन मैटर होती है, इनको हम कहेंगे नॉन लस्ट्रस मटेरियल। ठीक है, जिनमें शाइनिंग होती है उसे लस्ट्रस मटेरियल कहते हैं, जिनमें शाइनिंग नहीं होती उसे नॉन लस्ट्रस मटेरियल कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक है टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है? जब आपने अलग अलग मटेरियल को छूकर देखा होगा, आपने प्लास्टिक बॉडी को छू के देखा, आपने रबर को छू के देखा, आपने कॉटन को छू के देखा, मेटल्स को छू के देखा, तो जब आप इन्हें छूते हो तो आपने देखा होगा कि किसी की सरफेस बहुत रफ होती है, ठीक है, और किसी की सरफेस बहुत स्मूथ होती है। तो स्पेशली जब हमने देखा होगा टेक्सचर मतलब उसकी बनावट, उसकी सरफेस को जब हम छुएंगे तो हमें पता चल जाता है कि मटेरियल किस टाइप का होता है। तो अगर हम किसी मेटल की सरफेस को छूते हैं तो वो एकदम स्लीपी होती है,
ठीक है। जबकि हम किसी दूसरी सब्जेक्ट जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, इनको छुएंगे तो इनमें थोड़ी सी रफनेस होती है। तो इस तरीके से मटेरियल को छू कर यानी कि टेक्सचर के अकॉर्डिंग भी हम मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल स्मूथ है और कौन सा मटेरियल रफ है। ठीक है, तो आप ऐसे अलग अलग है, जैसे कि आपके स्कूल बैग का जो क्लोथ होता है वो थोड़ा सा रफ होता है, जबकि आप सिल्क क्लोथ पहनते हो तो आपको स्मूथ लगता है। तो इस तरह से कई सारे मटेरियल्स हैं जो कुछ आपको बहुत अच्छे लगते हैं सॉफ्ट और स्मूथ, और कुछ जिनकी सरफेस रफ होती है वो रफ मटेरियल कहलाते हैं, है ना। तो एक और एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, जैसे ग्लास शीट है ना, आपने ग्लास को जब छुआ होगा तो बिल्कुल स्मूथ और प्लेन सरफेस होती है। ठीक है, और फूलों की पंखुड़ियाँ है ना, यानी कि फ्लावर पेटल्स है, वो भी आपको बहुत स्मूथ लगती है। तो इस तरह की जो चीज़ है, जैसे कि कॉटन है, कॉटन को प्रेस करूँगी तो वो सॉफ्ट और स्मूथ लगता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ टेक्सचर के अकॉर्डिंग भी मटेरियल को सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको क्लोथ खरीदना है तो आप वैसे कपड़े लेना ज़्यादा पसंद करोगे जो आपकी बॉडी को कंफर्ट रहेंगे, जो स्मूथ होते हैं, ठीक है, ना कि जो रफ होते हैं। कुछ लोग अपने मतलब अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का कड़ापन या फिर कितनी वो उसका जो इंटरनल मटेरियल है, उसके जो पार्टिकल है उस ऑब्जेक्ट के, वो कितने पास पास है, कितने टाइटली पैक्ड है। ठीक है, वो उसकी हार्डनेस शो करता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ मेटल के पीस लेकर उसे नाइफ से काटने की कोशिश करो, वो नहीं कटेंगे। ठीक है, उसकी जगह आप किसी रबर को लेकर नाइफ से कट करने की कोशिश करो, वो आसानी से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सॉलिड है, रबर भी सॉलिड है और मेटल भी सॉलिड है। बट सॉलिड होना हार्डनेस को शो नहीं करता। सॉलिड का मतलब होता है अगर मेरे हाथ में एक स्पंज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज ले लेते हैं, स्पॉन्ज का टुकड़ा, और एक साइड हम मेटल का टुकड़ा ले लेते हैं, तो दोनों का फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम है, यानी कि दोनों ही दिखावे में सॉलिड है। बट हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस का मतलब होता है जिस चीज़ों से मिलकर बना है उसके पार्टिकल कितने टाइटली पैक्ड है कि अगर हम उसे कट करने की कोशिश करें या ब्रेक करने की कोशिश करें तो वो आसानी से ब्रेक ना हो। तो मेटल का पीस अगर नाइफ से काटेंगे तो नहीं काटेगा। स्पॉन्ज को अगर आप प्रेस करके ऐसे तो ब्रेक कर दोगे या फिर नाइफ से कट करोगे तो वो कट जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं हार्डनेस। हार्डनेस मतलब किसी भी मटेरियल की वो इंटरनल प्रॉपर्टी जिसमें उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसे हम आसानी से कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे हार्डनेस। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा ऐसे मटेरियल जिसे आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हो, उसे हम कहेंगे सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, जो जिसे आप आसानी से नाइफ से भी कट कर सकते हो, अपने नेल्स से स्क्रैच कर सकते हो, तो वो सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे मटेरियल जैसे आप अपने नेल्स से स्क्रैच नहीं कर सकते, आप उसे इजीली नाइफ से कट नहीं कर सकते, वो हार्ड होते बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं उनके पार्टिकल, तो उसे हम कहेंगे हार्ड मटेरियल। तो यहाँ से दो मटेरियल पता चले। हार्डनेस मतलब कुछ ऐसे मटेरियल जिन्हें इजीली कट नहीं किया जा सकता और स्क्रैच नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं हार्ड मटेरियल, और जिन्हें इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं वो कहलाते हैं सॉफ्ट मटेरियल। यहाँ कुछ एग्जांपल है जैसे सॉफ्ट मटेरियल कौन कौन से होते हैं। तो कुछ ऐसा फॉर्म देखा है आपने अपने बेड का, वो फॉर्म ऐसा होता है। फिर सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, ये सारे सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है, और कुछ हार्ड मटेरियल अगर आपको देखना हो तो इस तरह से कुछ मेटल के बने हुए वेसल्स, आप बर्तन को नाइफ से काट नहीं सकते, कुछ नेल्स है, ये सारे हार्ड मटेरियल कहलाते हैं। अब आपको मैं जीके के लिए बता देती हूँ कि सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा होता है। सबसे हार्ड होता है डायमंड। ठीक है, मतलब ग्लास पीस को भी कट करने के लिए हम डायमंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब कोई बड़े बड़े ग्लास के पीसेस होते हैं ना, उसे प्रॉपर शेप देना है, हमें कट करना है, तो जो कटर होता है उसके आगे एक डायमंड लगा होता है, उस डायमंड से उस शीट को कट किया जाता है। ठीक है, यानी आप सोचो कि डायमंड में कितनी हार्डनेस होती होगी जो इतने हार्ड ग्लास को, इतने मोटे मोटे ग्लास को भी आसानी से काट देता है। तो अगर आपको सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करें तो वो क्या होगा? डायमंड। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। अब देखो, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने शुगर देखा है, सॉल्ट देखा है, उसे आप जैसे ही वाटर में डालते हो, थोड़ी सी स्टेरिंग करोगे तो वो पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो जो मटेरियल वाटर में घुल जाते हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे सॉल्यूबल मटेरियल। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपने थोड़ी सी सैंड ले ली और सैंड लेकर किसी मग में वाटर लेकर उसमें डाल देना,
आप देखोगे कि सैंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी, वो नीचे बेस पर सेटल डाउन हो जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल चॉक पीसेस, जब आप इसे आप वाटर में डालोगे तो पानी गंदा ज़रूर हो जाएगा पर उसके पार्टिकल वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होंगे। आप उसे फिल्टर करोगे तो आसानी से अलग अलग हो जाएंगे, अलग ही दिखते हैं। जबकि शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल आपको नज़र नहीं आएंगे, वो वाटर में कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुके हैं, यानी कि डिज़ोल्व हो चुके हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसे हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते उसे हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। सॉल्युबल सब्सटेंस के एग्जांपल लेमन जूस, सॉल्ट, शुगर, ठीक है। और इनसॉल्युबल सब्सटेंस के एग्जांपल हम लेते हैं सैंड, चॉक पीसेस, ठीक है। ये सब इनसॉल्युबल सब्सटेंस में आता है, ठीक है। अब देखो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल टॉपिक से एक नया टॉपिक जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, ठीक है। कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो वाटर में घुल रहे हैं, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो ज़रूरी है कि केवल सॉलिड ही वाटर में डिज़ोल्व हो, इवन लिक्विड भी कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ लिक्विड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। यानी कि यहाँ हम सिर्फ सॉलिड की बात नहीं कर रहे कि कुछ ऐसा सब्सटेंस जो ऐसे सब्सटेंस के अंदर हमने केवल सॉलिड का एग्जाम्पल लिया कि सॉलिड ही डिज़ोल्व कर रहे हैं। सॉलिड यानी कि शुगर, सॉल्ट, ठीक है, सैंड, ये सभी सॉलिड है, लेकिन इनमें से कुछ सॉलिड सॉल्युबल है और कुछ इनसॉल्युबल है। तो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि जिस तरह से सॉलिड को हम इनसॉल्युबल और सॉल्युबल रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह हम लिक्विड को भी शो कर सकते हैं कि कौन सा लिक्विड वाटर में सॉल्युबल है और कौन सा लिक्विड वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर। कुछ सॉलिड मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व नहीं होते। तो मैंने आपको बताया कि उन्हें हम क्या कहेंगे, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जो डिज़ोल्व हो गए वो सॉल्युबल, जो डिज़ोल्व नहीं हुए वो इनसॉल्युबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी यहाँ पर गिवन है, एक्टिविटी 6। ये आपका होमवर्क है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है, और इसका कंक्लूजन निकालना है, सॉल्व करना है आपको एक्टिविटी 6 का। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर, इसका मैं आपको समझाती हूँ। यानी कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो रहे हैं और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो जो लिक्विड वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उसे हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। क्या कहते हैं हम? मिसिबल लिक्विड्स। और जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते उन्हें हम कहते हैं इममिसिबल लिक्विड, ठीक है। सॉलिड के लिए हम दो टर्म यूज़ कर रहे हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, और लिक्विड के लिए हम दो टर्म यूज़ कर रहे हैं, मिसिबल एंड इममिसिबल, ठीक है। जो लिक्विड है वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई ले लेते हैं लेमन जूस। लेमन जूस एक लिक्विड ड्रॉप्स है, ठीक है। जैसे उसे वाटर में डिज़ोल्व किया वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, तो वो मिसिबल है। बट अगर मैं ऑयल, जो कि एक लिक्विड है, उसको वाटर में डिज़ोल्व करूँगी तो आपने देखा होगा ऑयल वाटर की ऊपर सरफेस पर तैरता रहता है, ठीक है, वो ऊपर ही फ्लोट करे, ठीक है, वो कभी वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा। तो कुछ ऐसे लिक्विड भी तो है ना जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं इममिसिबल लिक्विड्स। तो आपका होमवर्क ये है कि एक्टिविटी 6 का पढ़ना, सॉलिड का एग्जाम्पल्स, और एक्टिविटी 7, ठीक है, इसमें आपको दो टाइप के लिक्विड का पता चलेगा, मिसिबल लिक्विड कौन सा है और इममिसिबल लिक्विड कौन सा है, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। अब देखो, जहाँ मैंने आपको समझाया कि कुछ सॉलिड वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और कुछ नहीं होते, वैसे कुछ लिक्विड है, ठीक है, जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं या नहीं होते, ठीक है। उसी तरह गैस में भी होता है कि कुछ गैसेस ऐसी होती है जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, जैसे कि कुछ ऐसी होती है जो नहीं भी होती है। तो उसमें से कुछ एग्जांपल लेते हैं कि वाटर, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। आपने देखा होगा कि हमारा जो जनरली वाटर है वो किससे मिलकर बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से। हमारे वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी कि उसमें हाइड्रोजन गैस है, उसमें ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों गैसेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं। और कुछ जो प्लांट या छोटे छोटे एनिमल्स या बड़े बड़े एनिमल्स जो वाटर में सर्वाइव करने वाले हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो अपनी ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसी का यूज़ करते हैं। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी गैस है जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। वो कहाँ यूज़ की जाती है, तो वो एक्वेटिक एनिमल के थ्रू यूज़ की जाती है फॉर ब्रीदिंग पर्पस, ठीक है। और कुछ गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन है,
हाइड्रोजन है, कुछ मार्श गैसेस जैसे कि मीथेन, ठीक है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, तो वो वाटर के लिए इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हो जिसमें आपने देखा होगा कुछ गैस जैसा निकलता है और उसको फिर सोडा में मिलाया जाता है उस गैस को, ताकि उससे बबल्स बनते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वाटर के साथ मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो सोडा आप पी रहे हो ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करके ही बनाया गया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। क्या कहा जाता है उसे? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये तो हमारी सॉल्युबिलिटी थी पूरी। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे स्टेट्स। तो स्टेट्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप के मटेरियल होते हैं? 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कुछ मटेरियल जो सॉलिड है, ठीक है, यानी कि जिनका डिफाइनाइट शेप है, शेप फिक्स्ड होता है, अगर वो किसी प्लेस पर रखे तो उनका प्रॉपर मास होता है और उतने ही स्पेस कवर करते हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सॉलिड सब्सटेंस। लिक्विड ऐसे होते हैं जिसका वॉल्यूम तो चेंज होता रहता है सिलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर मास फिक्स होता है, यानी कि अगर 1 लीटर कुछ लिक्विड आपने बॉटल के अंदर फिल कराए तो अगले दिन वो 1 लीटर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप वेसल चेंज कर दोगे, उसको बॉटल से किसी ग्लास के अंदर रखोगे, तो वो लिक्विड शेप किसके अकॉर्डिंग ले लेगा? ग्लास के अकॉर्डिंग शेप ले लेगा, और उसका जो मास है वो तो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से लिक्विड में क्या होता है, मास फिक्स्ड होता है बट वॉल्यूम चेंज होता रहता है, किसके अकॉर्डिंग? जिसके अकॉर्डिंग हमने वो वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, इसमें शेप चेंज होता रहता है। शेप किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? वेसल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और गैस के अंदर क्या होता है? गैस के अंदर ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होता है, उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल दूर दूर होते हैं आपस में, यानी कि उनका शेप भी कभी फिक्स नहीं होना, वो हमेशा मूवेबल ही रहते हैं, और ना तो उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है, क्योंकि क्वांटिटी कभी गैस की आपने देखी होगी, कभी हवा चलती तो एक साइड कंटेंट ज़्यादा एक साइड कम होता है, यानी कि वो वेरी होता रहता है, ठीक है। लिक्विड के लिए हम ये कहेंगे कि इसका शेप फिक्स नहीं होता, कंटेनर जिसके अंदर आप इसे रख रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसका शेप चेंज होता है, जबकि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। अगर आप 1 लीटर की बात कर रहे हो तो नेक्स्ट डे वो 1 लीटर ही रहेगा, बट जिस वेसल के अंदर डालते जाओगे उसके अकॉर्डिंग वो शेप चेंज करता रहेगा। सॉलिड के अंदर दोनों फिक्स है, शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। अब कंप्रेसिबिलिटी, तो सॉलिड को आप ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब बोल सकते हैं कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अगर आप उसे कंप्रेस भी करने जाओगे ना तो उसके पार्टिकल इतने पास पास होते हैं कि वो और कंप्रेसिंग के लिए उसमें स्पेस नहीं होती, जबकि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं मटेरियल के वो आपस में दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो, पर सॉलिड के कंपैरिजन में कंप्रेसिबल होता है। और गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है। हाईली कंप्रेसिबल मतलब उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो उसे कंप्रेस करके बहुत ज़्यादा पास पास लाया जा सकता है, क्योंकि उनके पार्टिकल ऑलरेडी इतने दूर है कि उनके बीच में काफ़ी स्पेस है, जिस स्पेस को हम कवर करके वापस उसे कंप्रेस कर सकते हैं। और थर्ड है पैकिंग, ठीक है। तो पैकिंग का मतलब होता है जो पार्टिकल से जिससे वो मिलकर बना है। तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में स्पेस बहुत नैरो होती है। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होती है और गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस काफ़ी सारी होती है, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है फ्लोटिंग एंड श्रिंकिंग। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर पर फ्लोट करते हैं, यानी कि तैरते हैं। जैसे कि आपने कोई लीव डाली है, पत्ती है ना, वो तैरेगी। कोई छोटा सा तिनका या लाइट स्टिक डाली है तो वाटर पर फ्लोट करती है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर पर फ्लोट करते हैं, वो कहलाते हैं ये सिंक हो जाना, ठीक है। और कुछ मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्लोटिंग सब्सटेंस कहलाएंगे वो, जो वाटर पर फ्लोट करते हैं। और कुछ ऐसे जो पानी के अंदर डूब जाते हैं तो उससे हम कहते हैं सिंकिंग, ठीक है। तो वो सब्सटेंस सिंकिंग सब्सटेंस कहलाते हैं जो पानी के अंदर डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं? अगर हमने देखा होगा कि जो मटेरियल की डेंसिटी है, जिस तरह के पार्टिकल है, ठीक है, वो हैवी है, यानी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? वाटर के, तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा। पर ऐसा मटेरियल जिसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम है तो वो वाटर की सरफेस पर तैरता रहेगा। जैसे कि आइस, बर्फ, कहने में सॉलिड है ना, बट अंदर उसके जो पार्टिकल है वो दूर दूर है, उसकी डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसलिए वो क्या करती रहेगी? वाटर सरफेस पर हमेशा ऊपर तैरती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिनके आसपास से लाइट पास हो जाती है। जैसे आपका विंडो ग्लास
ठीक है। अगर आप बाहर की तरफ देखते हो तो आपको आसानी से दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कुछ मटेरियल जिसमें आप आसानी से देख सकते हो, जैसे कि कुछ प्लेन ग्लास होते हैं ना, या फिर वाइट पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट ग्लास, एकदम क्लीन वाटर, इन सभी के आसपास आप देख सकते हो। आर पार का मतलब होता है अगर आप इस तरफ से देख रहे हो तो इसके अंदर से लाइट पास हो जाती है और दूसरी साइड का आपको दिखाई भी देता है, तो वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। उसके अलावा कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो लाइट को पास नहीं करते, जैसे कि ये वॉल, ठीक है। अब इस रूम की लाइट उस रूम में नहीं जा सकती, तो जो वॉल होती है वो कहलाती है ओपेक मटेरियल। ये बुक, ठीक है, अगर यहाँ से कोई लाइट पास हुई है तो यहाँ पास नहीं हो पाएगी। तो फॉर एग्जांपल वुड है, प्लास्टिक है, वॉल्स है, मेटल है, ये सारी चीज़ें कहलाती है ओपेक मटेरियल, क्योंकि इनमें से लाइट पास नहीं होती। बट कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिनमें से लाइट पास होती तो है बट हमें क्लियरली सेकेंड साइड का दिखाई नहीं देता। इसका मतलब होता है कि लाइट पास हो रही है बट बहुत ही कम, यानी कि पार्शियली, आधी लाइट पास हो रही है और आधी लाइट पास नहीं हो रही है, जिसके कारण हमें उधर उस तरफ का दूसरी साइड का दिखाई तो दे रहा है बट बहुत रेयर केस, मतलब ऐसा लग रहा है कि पीछे से लाइट आ रही है बट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंस की अकॉर्डिंग कितने टाइप के मटेरियल होते हैं? 3 टाइप के, जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाए उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती, कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है, उसे हम कहते हैं ओपेक मटेरियल, और तीसरा जिसमें से लाइट पार्शियली पास होती है, आधी पास होती है और आधी नहीं, उसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, ठीक है, और वो कलर्ड पॉलीथीन आती है ना नॉर्मली जिससे आप सब्ज़ी वगैरह खरीदने जाते हो, तो वैसी पॉलीथीन्स, बटर पेपर है, वो ये सारा कहलाता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार फिर आप पूरी प्रॉपर्टीज़ को रीड करिएगा, और जो मैंने आपको एक्टिविटी 6 और 7 को रीड करने को कहा है वो आपको इनसॉल्युबल और सॉल्युबल सॉलिड और मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आप वो सब एक्टिविटी दोनों पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।